सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आज हम पहुंच चुके हैं पहला कदम के इस सीजन के आखिरी पड़ाव पर, जिसे हमने महाकुंभ का नाम दिया है। पिछले साल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी और इस मुहिम का मकसद है लोगों की जिंदगी में आर्थिक खुशहाली लाना, और ये आर्थिक खुशहाली फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना मुमकिन नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस मुहिम के जरिए सीएनबीसी आवाज ने देश के लोगों को उनकी अपनी सीधी सादी और सरल भाषा में फाइनेंशियल मार्केट की कठिन और जटिल बातों को समझाने की पहल की है। जिस तरह सीएनबीसी आवाज की इस पहल को लोगों का समर्थन मिला है, हम समझते हैं कि कुछ हद तक हम अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। पिछले एक साल हमने 50 एपिसोड में बचत और निवेश के हर पहलू को पूरी बारीकी से समझाने की पूरी कोशिश की है। पहला कदम के महाकुंभ में हम फिर एक बार उन सारे मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिन पर साल भर हमारा फोकस रहा है। और इस चर्चा में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, वे टू वेल्थ के सीईओ एमआर शशि भूषण, वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तिकी और रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा शामिल हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। तो पहला कदम के इस महाकुंभ में हम एक बार फिर से बात करेंगे बचत और निवेश की, और समझाएंगे हमारे दर्शकों को, या एक बार फिर से दोहराएंगे कि क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी जिंदगी में काफी अहम है और कैसे सही राह अपनाकर आप आर्थिक तौर पर आजादी पा सकते हैं। शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की अहमियत से। अनिल जी, हम दिन रात कहते हैं लोगों को कि यहाँ निवेश कीजिए, यहाँ नहीं कीजिए, ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, इससे निकल जाइए। लेकिन मुझे बताइए कि फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या वो निवेश होगा या अपने आर्थिक लक्ष्यों को पहचानना होगा? देखिए, शुरुआत तो इस बात से होती है कि आप जो कमा रहे हैं उसमें से क्या बचा रहे हैं, और बचाने का सबसे सही तरीका ये कि जो कमाई है, जो खर्चे हैं, उसे आप समझ लें, और बचत करने के बाद वो पैसा जो आप बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, वो आपके लिए काम करे और उससे आप पैसा बनाएं। यहीं से फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होती है। अब वो कहते हैं ना कि गुड प्लानिंग इज हाफ डन। तो हमारा इरादा यही था पहला कदम में, जब एक साल पहले हमने शुरुआत की आप सब लोगों के साथ में, कि लोगों को ये बताएं कि जितना वक्त आप काम करने के लिए देते हैं, जितनी मेहनत आप अपने जॉब में, प्रोफेशन में, बिजनेस में कर रहे हैं, उसके बाद पैसा बचा रहे हैं, आप कुछ वक्त अपनी हेल्थ के लिए भी देते हैं, तो थोड़ा वक्त तो अपनी वेल्थ बनाने के लिए भी दीजिए। और कई बार वो होता है ना कि उधार से काम नहीं चलता, आप दूसरों की नॉलेज से कब तक जिएंगे, तो खुद को नॉलेज, थोड़ा खुद को ज्ञान लेने की जरूरत है। और यही वजह थी कि पहला कदम हमने बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया कि किस तरह से आप एक सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाएं, और सेविंग बैंक अकाउंट से लेकर किस तरह से आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और डेरिवेटिव्स तक के प्रोडक्ट समझे। तो ये पूरी जर्नी एक साल की, इसलिए आज से मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने पूरे 52 एपिसोड देखे हैं सीएनबीसी आवाज के साथ पहला कदम के, उनको कुछ तो फायदा पहुंचा होगा। बिल्कुल। शशि भूषण जी, शुरुआत से आप जुड़े हमारी इस मुहिम के साथ, और काफी हद तक जिस तरह से हमने रिस्पांस आता हुआ देखा है लोगों का, आर्थिक जागरूकता लोगों में अब जाग चुकी है अपने निवेश को लेकर। मुझे ये बताइए कि जिंदगी में हमारे कई सारे सपने होते हैं, कई सारी एस्पिरेशंस होती है, कई सारे जरूरी गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं जो हमें पूरे करने ही होते हैं। सही सटीक फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए इनको कैसे पाया जाए? अनिल जी ने एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाए थे। उन्होंने बताया कि हाउ डू यू मेक योर मनी वर्क फॉर यू। आपका जो निवेश है आपके लिए कैसा काम करे, वो एक इतना अहम सब्जेक्ट है। उस पे काम करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग व्हिच वन हैज टू डू राइट फ्रॉम द डे ही गेट्स इनटू हिज फर्स्ट जॉब। देयर ऑन हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर, सी कभी भी ऐसा होता है कि एवरी इनफ्लो हैज एन आउटफ्लो। जितना भी आप एक हद तक पहुंचे, उसी हद का एक एक्सपेंडिचर भी होगा। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज सो क्रिटिकल दैट अर्लियर यू डू द बेटर इट इज। सो इसी मुद्दे को पहला कदम एक अंदाज पे पहुंचाया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी रिलेवेंट इन एवरीबडीज लाइफ, बिकॉज एक सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा जो है भारत देश के लिए एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है। हाउ इट कैन बी मेड सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ इन्फ्लुएंस
इज द क्रिटिकल वर्ड। बिल्कुल, इसी को आगे बढ़ाते हुए हेमंत जी, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग का जिक्र करते हैं तो लोगों को लगता है कि अच्छा मुझे शेयर बाजार में पैसे लगा लेने चाहिए, हमें रियल एस्टेट पे पैसे लगा लेने चाहिए, अच्छा सोना खरीद लो बहुत सेफ होता है। वो कौन कौन सी धारणाएं हैं जो अब वक्त आ गया है कि हम उससे बाहर निकले और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, जो कि पहला कदम के जरिए हमने लोगों को समझाने की भी कोशिश की कि बहुत सारे एवेन्यूज है, बहुत सारे और जरिए हैं जो कि आप अचीव कर सकते हैं, उसके जरिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हैं, तो वो क्या है? देखिए, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं कविता, तो हम क्या कह रहे हैं, अपने फाइनेंसिस का प्लान कीजिए। हम लाइफ में जो भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे हमने अपना पढ़ाई शुरू किया, फिर करियर बनाया, फैमिली में कुछ भी करना हो, कुछ भी हम करें, जो भी एस्पेक्ट हो लाइफ का, वहां पे प्लान करने की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत मेहनत से काम करते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे जो सपने हैं वो सब कुछ जितना हम कमाएंगे उससे जुड़े हुए हैं हमारी फैमिली के, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उस पैसे को इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हमें वो पैशन नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए बहुत सारे कारण, हम कारण बहुत सारे दे देते हैं। कारण नहीं देते हैं कि हमको मालूम नहीं पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, मेरा काम तो मेहनत करना है, पैसा कमाना है, मुझे नहीं मालूम क्या करना है, तो एक्सपर्ट लोग करेंगे। आपको कोई नहीं रोक रहा कि किसी एक्सपर्ट से बात करने के लिए, आप कोई नहीं रोक रहा कि अपनी नॉलेज बढ़ाएं। और ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या जरूरत है? एक डिसिप्लिन होना चाहिए, थोड़ी समझ होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो अपने पैसे से। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग आपको वही चीज बताता है कि आप जब प्लान करेंगे तो आपके जो भी गोल्स हैं उनको आप डिफाइन करेंगे, आप उनको एक पेपर पे लिखेंगे कि मुझे क्या करना है। गोल्स हमें सभी को मालूम है। आप यकीन मानिए कि कई बार जब इन्वेस्टर्स के साथ बैठते हैं तो उनको लगता है क्या करना है पैसे से, वेल्थ क्रिएशन करनी है। वेल्थ क्रिएशन तो बहुत वेग टर्म है। गोल्स की बात है तो गोल डिफाइन करना भी मुश्किल है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बताता है कि अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, गोल्स को डिफाइन करके देखिए कितना समय आपको लगेगा उनको पूरा करने के लिए, कितना पैसा आपको चाहिए उनको पूरा करने के लिए, और उससे आप तय कर पाते हैं कि आपका पैसा किन किन एसेट क्लास, इक्विटी में, डेट में, या कहां लगे। मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं आपके पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर एक डिसिप्लिन लेके आता है, आपके पैसे को दिशा देता है। प्रॉब्लम क्या है, जब आप बिना किसी प्लानिंग के इन्वेस्ट करते हो, देखिए क्या होता है, अगर इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा है तो सारा पैसा इक्विटी मार्केट में गया, तो मतलब आपने जो अपनी जो बाउंड्री है रिस्क की उसको क्रॉस किया, सारा पैसा वहां चले गए। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, डेट अच्छा करा, तो सारा पैसा वहां चला गया। तो या तो आपने बहुत ही एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया या आपने बहुत ही कंजर्वेटिव बनाया, दोनों ही आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। और बिलीव मी, बहुत सिंपल प्रोसेस है। समय सिर्फ इतना है कि आपको उसको समय देना। जैसे अनिल जी ने कहा, मेहनत करते हो जितना, उसका थोड़ा सा भी समय अगर अपने इन्वेस्टमेंट पे दो तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। साथ ही अनुशासन, जो कि आपने कहा, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में हर्ष, मुझे ये बताइए, खासतौर से युवाओं की तरफ से हमें कई सवाल तो ऐसे आते हैं कि हमारी जिंदगी तो आज है, हमें आज जीना है, कल किसने देखा है, मैं क्यों इतनी प्लानिंग करूं, मैं क्यों पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करूं, मैं उतना ट्रैवल कर लूंगा, मैं अपनी हॉबीज जो है वो परस्यू कर लूंगा। तो जो लोग आज के लिए जीना चाहते हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? वेल कविता, एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जब हम इंटरेक्ट कर रहे थे लोगों से तो हमें ये क्वेश्चन आते थे। हमने कई यंग दर्शकों से भी इंटरेक्ट किया है। सो प्राइमा फेसी आप ये समझिए, आज की तारीख में अगर हम एक एवरेज लाइफ स्पैन देखते हैं इंसान का, वो ऐसा है कि काम करने, पढ़ाई करने के बाद आप जब काम शुरू करते हैं वो लगभग 25-27 की उम्र में आप काम करना शुरू करते हैं। रिटायरमेंट एज जो टेक्निकली हम मानते हैं वो 58-60 के आसपास है। सो जो आपकी वर्किंग लाइफ है वो करीबन 30 साल की होती है। अभी आप रिटायर्ड लाइफ देखिए, अगर आप 60 में रिटायर होते हैं और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम 78 या 80 भी समझते हैं, तो आप करीबन 20 साल अपने रिटायरमेंट के बाद जीने वाले हैं। सो 30 इयर्स इनकम आप कमाती हुई उम्र है आपकी, और 20 इयर्स ना कमाती हुई उम्र भी है। सो आपको ये देखना है कि जब 30 इयर्स में हम कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बोलते खर्चे निकलते नहीं है। मतलब जो आज इनकम हो रही है उसमें से हमें हमारे कुछ बचता नहीं है, खर्चे इंसान को आज की तारीख में दबा डाल रहे हैं। सो पॉइंट क्या है कि आप जब आज कमा रहे हैं तभी भी आप अपना खर्चा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन आपकी कमाई बंद हो जाएगी तब आप खर्चे कहां से मेंटेन करेंगे? सो ये सवाल है कि आपकी जितनी वर्किंग लाइफ है लगभग उतनी आगे जाते हुए हम देख रहे हैं कि आपकी नॉन वर्किंग लाइफ भी है। अब ये सवाल उठता है कि यंग पर्सन, जो आपने कहा कि यंग पीपल जो हैं वो ये सोचते हैं कि मैं क्यों अभी से शुरू करूं। सो ये सवाल है कि अगर आप पहली सैलरी से ही, पहली आपकी जो इनकम हाथ में आती है उसी इनकम से आप एक डिसिप्लिन बना लेते हैं कि मैं 10% या 20% मैं उसमें से सेव करने वाला हूं। अगर ऐसा डिसिप्लिन बना के आप 30 इयर्स तक कंटिन्यूअसली कंपाउंड करते हैं अपने पैसे को, तो आप ये देखेंगे कि
एक छोटी राशि से एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन सकता है, और वो कॉर्पस इतना बड़ा होना चाहिए कि ताकि आपके अगले 20 साल जो जिंदगी के हैं वो आप इंडिपेंडेंटली जी सकें। ये नहीं कि आप एक, ठीक है हमारी इंडियन माइंडसेट होते है कि बच्चे ध्यान रखेंगे, हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है, बिल्कुल, लेकिन 30 साल बाद हम नहीं जानते क्या होगा। सो आप अगर पूरी लाइफ अपनी इंडिपेंडेंटली जीते हैं, सर उठा के जीते हैं, तो क्यों ऐसा मौका दें कि रिटायरमेंट के बाद हम किसी और पर निर्भर हो जाए। सोशल सिक्योरिटी की हमने बात की, अगर हम गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये आज की तारीख में सफिशिएंट नहीं है, बल्कि इनफैक्ट आई वुड से कि ऐसा कोई भी सोशल सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर के लिए तो है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक सोशल सिक्योरिटी अपनी खुद के लिए नहीं बनाएंगे जी, तो और कौन बनाएगा जी। एंड द बेस्ट इज कि अगर आप शुरू करें, अगर मैं उदाहरण दूं, हमने ये पहला कदम के एपिसोड में भी कवर किया था, अगर हम एक सिंपल उदाहरण ले, अगर एक इंसान है जो 1000 रुपए, मात्र 1000 रुपए वो 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और क्योंकि 30 साल के लिए कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली इक्विटी एसेट क्लास में निवेश करेंगे। अगर 1000 रुपए वो 3 साल तक 30 साल तक हर महीने का इन्वेस्ट करते हैं, 14% अगर उन्हें रिटर्न आता है तो उनका जो कॉर्पस इकट्ठा होता है वो 54 लाख रुपया होता है। और यही चीज अगर वो 30 साल नहीं करके 5 साल डिले करते हैं और 25 साल के लिए निवेश करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट तो फिक्स्ड है, तो आप आज डिले करते हैं, 5 साल बाद अगर आप शुरू करते हैं, तो यही 1000 रुपया जो आप हर महीने का 25 साल के लिए करेंगे 14% में, ये आपका 54 लाख की जगह ये 26 लाख रुपए हो जाता है। ओके, तो ये हाफ हो जाता है। सिर्फ 5 साल डिले करने से आपका जो एंड में कॉर्पस बनता है वो हाफ हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें। बिल्कुल, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जी, एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो इंटरेस्टिंग बात की आपने यंगस्टर्स की बात की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में बिजनेस में अच्छा पैसा कमा चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, वो सोचते हैं कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो सेटल है। हाँ। लेकिन मैं उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ, जहां तक यंगस्टर्स का सवाल है, उन्हें जल्दी शुरुआत करने के लिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना, मशीन जितनी पुरानी होगी वेयर एंड टेयर डेप्रिशिएशन ज्यादा होगा, तो 60 साल की उम्र के बाद आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। भले आप सोचेंगे मैं घूमने फिरने नहीं जाऊंगा, खर्चे बच जाएंगे, वैसा नहीं होने वाला है। हेल्थ पे पता नहीं किस किस चीज पे खर्चे बढ़ेंगे। वैसे ही जो आपकी वर्किंग लाइफ है, आप जो भी मानते कि आप 25 साल काम करेंगे, 30 साल काम करेंगे, आइडियली होना ये चाहिए कि आपकी अगर आधी जिंदगी निकल चुकी है वर्किंग लाइफ की, सपोज आप 30 साल काम करेंगे, 15 साल आपने काम कर लिया, तो 15 साल के बाद आपकी बचत, आपकी जो रेगुलर इनकम है, सपोज मैं जॉब में हूं तो मुझे जो सैलरी मिलती है उससे ज्यादा कमाई मेरे इन्वेस्टमेंट से होनी चाहिए। बिल्कुल, तब तो मैं सक्सेसफुल हूं, अदरवाइज मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। तो ये चीज उन लोगों को भी बहुत ध्यान में रखनी। तो होता क्या, वो दिन भर कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने काम में लगे हैं, दौड़ रहे हैं पैसा कमाने में, लेकिन जो पैसा उन्होंने बचाया है वो उतना कमाना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं है। बिल्कुल, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का इकलौता मकसद ये है कि आपकी कमाई हुई पूंजी आपको कमा कर दे। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आपका एक लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए, यही मकसद है पहला कदम का। लेकिन चलिए रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए, वो कौन कौन से निवेश के विकल्प है जिन्हें आपको देखना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका पहला कदम एक बार फिर से, जहां पर हम लेकर आए हैं महाकुंभ। आज के इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्व के बारे में। आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को और अब समझते हैं टैक्स प्लानिंग के बारे में। अनिल जी, आम धारणा लोगों के बीच में ये होती है कि हम तो एटीसी के तहत सब जगह निवेश कर ही रहे हैं, तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग तो वैसे भी हो ही रही है, जितने भी उसमें इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त होंगे, बच्चों की शादी के लिए पर्याप्त होंगे, उनकी पढ़ाई के खर्चे के लिए पर्याप्त होंगे। कैसे टैक्स प्लानिंग आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपके आर्थिक लक्ष्यों को पाने का एक लौता तरीका नहीं हो सकता? एक्चुअली क्या है, हम हिंदुस्तानियों की आदत है कि जब तक जबरदस्ती कोई काम न कराया जाए ना, तब तक हम करते नहीं है। और टैक्स प्लानिंग में क्या है कि हमें पता है कि टैक्स बचेगा, नहीं करेंगे तो टैक्स कट जाएगा, इसलिए मजबूरी में हम कर लेते हैं। बिल्कुल, फर्क सिर्फ छोटा सा है कि टैक्स प्लानिंग आप शुरू करते हैं फरवरी और मार्च में, और फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होती है अप्रैल में। बिल्कुल, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हो जाती है। तो ये बड़ा फर्क है। तो जो लोग ये समझते हैं कि हमने टैक्स बचा लिया और टैक्स बचाने के साथ थोड़ा पैसा इंश्योरेंस में डाल दिया, थोड़ा पीपीएफ में डाल दिया, थोड़ा इधर उधर बॉन्ड खरीद लिए, नहीं, ये नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बड़ी चीज है, इससे कहीं हटकर है। ये तो सिर्फ आप एक ही लक्ष्य है, टैक्स बचाना इसलिए बचा रहे हैं।
ये तो बहुत छोटी बात है। अल्टीमेटली तो आपको अपना फ्यूचर बनाना है। एब्सोल्युटली। तो टैक्स प्लानिंग तो अपनी जगह है, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बड़ी चीज है और उस हिसाब से आपको पूरी अपनी जिंदगी का प्लान करना है, बचाना है, निवेश करना है। बिल्कुल हेमंत जी, यहाँ पर टैक्स प्लानिंग जरूरी है एक तरह से देखा जाए। सभी निवेशक के लिए एक अगर मैं बेसिक रोड मैप चाहूं तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं टैक्स के लिहाज से जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए? देखिए कविता, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, टैक्स प्लानिंग जो है वो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। होता क्या है, हम उसको अलग से देखते हैं। जैसे अनिल जी ने कहा, मजबूरी में करना है। जब फाइनली अगर आप एक सैलरी क्लास में है तो ऑफिस ने बोला कि आप हमको दिखाइए प्रूफ, तो आप ले गए। तो हमने देखा है लोगों के पास 40 इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। हाँ, हर साल नई नई पॉलिसी ले रहे हैं, मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। एजेंट ने आया आके बोला ये ले लो और कैसे करके निकल गए वहां से। अगर आप अपनी जो टैक्स प्लानिंग को फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे हमने पहले बात की थी, आप एसेट एलोकेशन करते हो, आप जैसे अलग अलग गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते हो। टैक्स प्लानिंग को अगर आप उसका हिस्सा बनाओगे तो देखिए कुछ तो होती है मैंडेटरी सेविंग, कंपलसरी सेविंग होती है, जैसे प्रोविडेंट फंड की हो गई, या आपने कुछ कमिट किया होता है। जैसे आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर कुछ कमिट किया हर साल आप वो इन्वेस्ट करते हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हो, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया तो वो देते हो, वो तो आपका जाना ही है। उसके बाद आपको ये देखना कितना पैसा बचा, अगर वो आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे एक ऑप्शन है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। जब हम ELSS की बात करते हैं तो हर आदमी यही बोलता है कि तो टैक्स सेविंग है, और 3 साल के बाद वो पैसा वहां से निकाल लेते हैं। कोई नहीं रोक रहा आपको ELSS को अपने लॉन्ग टर्म किसी ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ने से। जरूरी नहीं है कि आपको 3 साल के बाद पैसा लगाना है। जो एलोकेशन आपकी इक्विटी में होनी है वो ELSS में कीजिए, टैक्स भी बच रहा है, आपको रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है, वो उसका हिस्सा बन गया। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी जो टैक्स प्लानिंग है उसको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाइए, तो जो एलोकेशन है वो बराबर से होगी। जैसा अनिल जी ने कहा, अगेन आपको ये शुरू करना चाहिए 1 अप्रैल से। बिल्कुल। आप कर रहे हो अगले साल जाके 25 मार्च को, तो अगर जैसे ELSS में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या मान लीजिए आप NPS में इन्वेस्ट करते हो, कोई भी ऐसे ऑप्शन लेके चलते हो आप, तो इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हो हर महीने स्टार्टिंग में प्लान करोगे, हर महीने इन्वेस्ट करोगे, फायदा क्या होगा? एक तो छोटी छोटी रकम से आप इन्वेस्ट करोगे, एवरेजिंग का फायदा होगा। जो बर्डन आपको फाइनेंशियल ईयर के आखिर में आता है वो आपके पास नहीं आएगा। तो मुझे लगता है बहुत सारे फायदे, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरुआत में आपको पता है कि आपको कितना टैक्स देना है। ज्यादा से ज्यादा आपको एक इंक्रीमेंट अगर मिली उस साल में तो आपका शायद उतना आइडिया नहीं होगा, बट आपको मोरलेस पता है कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। आप वो प्लान कर लीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाइए और इन्वेस्टमेंट को शुरू कीजिए, बजाय इसके कि आप साल के आखिर में बैठ के हैफेजर्डली कैसे भी जो भी सामने आया उस पर इन्वेस्ट। बिल्कुल। हर्ष, आप एक फाइनेंशियल प्लानर है, मुझे बताइए साल के आखिर में लोग इस तरह की टैक्स प्लानिंग करते हैं और कई बार गलतियां भी हो जाती, जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि हम जरूरत से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद लेते हैं और गलत इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगा देते हैं, बाद में समझ में आता है कि अरे हमें तो रिटर्न ही नहीं मिल रहा है इसमें। किस तरह की गलतियों से बचना चाहिए? वेल कविता, इनफैक्ट अगर आप लास्ट मोमेंट पे टैक्स प्लानिंग के पर्पज से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इनवेरिएबली आप एक गलत प्रोडक्ट ही में ही निवेश करते हैं। मतलब 95% हम देखेंगे कि वो गलत प्रोडक्ट हाथ में आता है। पहले अगर हम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए सरकार आपको सर्टेन बेनिफिट्स दे रही है। आप एक एक्स इनकम कमाते हैं और सरकार कहती है कि आप अगर ऐसे प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं तो हम आपको टैक्स में छूट देते हैं। तो सरकार ने क्यों दिया है टैक्स छूट? क्या वो प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं? वो आइडिया नहीं है। आपको ये समझना है कि टैक्स छूट आपको मिलती क्यों है। तो आपको एक मोटिवेट करने के लिए कि कई चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए लेकिन आप करते नहीं है, इसीलिए हम आपको मोटिवेट करते हैं। हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे आपको टैक्स की छूट मिलती है, क्योंकि इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग में। आपको इंश्योरेंस अपनी खुद की जीवन का इंश्योरेंस है, मेडिकल है, ये सारी आपको लेनी है, तो सरकार आपको मोटिवेट करती है। अब ये सवाल उठता है क्योंकि आपका टैक्स सेविंग ही एक पर्पस बन जाता है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं जो आपको टैक्स बेनिफिट दे रहा है। आप प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं किस प्रकार से जाना चाहिए, पहला है कि आप अपने गोल्स आइडेंटिफाई करते हैं जी। मान लीजिए कि आपको इंश्योरेंस लेना है, वो एक आपका एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का। लाइफ कवर की बात कर रहा हूं। आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से प्लान करना है, या कोई भी और दूसरा प्रोडक्ट है। आपको अपना डेट, आपको 3 या 4 साल का भी टाइम होराइजन हो सकता है, 15 साल का टाइम होराइजन हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पहले आप अपने गोल आइडेंटिफाई करते हैं। मान लीजिए रिटायरमेंट एक गोल है जो आपको मालूम है 25 या 30 साल बाद आने वाला है। उसके लिए एसेट एलोकेशन क्या होगा? इक्विटीज में आप निवेश करेंगे जी। अब इक्विटीज में जब आपको निवेश करना है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट वाले प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं और नॉन टैक्स बेनिफिट वाले प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। सो जहां पे आप प्रोडक्ट देख के निवेश कर रहे हैं, आप इस प्रोसेस को चेंज करिए। आप पहले अपने गोल को आइडेंटिफाई करिए, अपने एसेट एलोकेशन प्लान बनाइए और उस हिसाब से उसी कैटेगरी में
आप टैक्स सेविंग प्रोडक्ट चूज कर लीजिए। जैसे मैंने कहा इक्विटी में आप ELSS ले सकते हैं, आप डेट में बैंक की फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसमें 5 साल की फिक्स डिपॉजिट होती है। अगर आपको 10 साल या 15 साल के लिए डेट में करना है, PPF आपके पास एक ऑप्शन है। सो पहले आप गोल आइडेंटिफाई करते हैं, एसेट एलोकेशन प्लान बनाते हैं और उसी एसेट क्लास में आप टैक्स सेविंग वाले प्रोडक्ट में निवेश करते हैं। सिर्फ एक चीज आप ध्यान रखिए, एक जो मॉरल ऑफ द स्टोरी हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो ये है कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट चूज करें, आप ये डिसाइड करिए क्या इस प्रोडक्ट में अगर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता तो भी मैं इसमें निवेश करता क्या। बिल्कुल, अगर सवाल हाँ है तो आप उसमें निवेश करेंगे। आप एक प्रोडक्ट में निवेश सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए करते हैं, वो गलत ऑब्जेक्टिव हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शशि भूषण जी, अगर मुझे समझना हो तो ओवरऑल आपकी जो अप्रोच है टैक्स प्लानिंग को लेके, उसमें बदलाव करने की जरूरत है, जैसा कि अब तक चर्चा में निकल कर आया है। लेकिन कई बार लोग टैक्स बचाने के लिए निवेश तो कर लेते हैं, लेकिन विड्रॉल्स या आपके निवेश की जब अवधि पूरी हो जाती है, जब आपको इंटरेस्ट पे पैसा लगता है, ये बात कई बार लोग इग्नोर भी कर जाते हैं, जल्दबाजी में निवेश करते हैं तो फैसले नहीं ले पाते हैं। कैसे, अगर हम विड्रॉल्स की बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो अगर डिविजन्स किया जाए इसको, कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट्स एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स। कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, टैक्स कंसेशंस जैसे सब लोगों ने फरमाया, तो वो मिलता ही है। एट द सेम टाइम इफ यू गो डायरेक्शनली इनटू ओनली वन पीस, यू हैव लेफ्ट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी आउट देयर which is to capture all of those investments and for the right returns is completely left out. वो जो planned investment है, financial planning की goal है, that is completely diluted. So इसलिए एक blended जो combination होता है, yes, tax planning is very important. At the same time, will it start and stop there? No. It has to be blended along with a solid financial plan. As he rightly was mentioning, goalpost एक visible हो जाता है तो आखिरकार उधर पहुंचने पे क्या रास्ता लेना है वो डिफाइन हो जाता है। दूसरी बात क्या है, देखिए टैक्स प्लानिंग में क्या है, अब मेरी जितनी सैलरी है मैं उसमें 1.5 लाख बचा सकता हूँ, लेकिन भूषण सर की जो सैलरी होगी उसमें भी 1.5 लाख ही, तो 1.5 लाख खाली इन्वेस्ट करना शायद मेरे लिए सफिशिएंट हो सकता है, आपके लिए कहीं ज्यादा की जरूरत होगी। तो ये तो खाली एक छोटा सा अमाउंट है, जो चाहे आपकी कमाई 5 लाख सालाना हो या 50 लाख हो या 5 करोड़ हो, तो ये तो बराबर नहीं हो सकता ना सबके लिए, सबको अलग अलग करना पड़ेगा। इसलिए टैक्स प्लानिंग बहुत छोटी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप टैक्स को बचाने के लिए प्लान करें, उसका मतलब ये है कि आपके आर्थिक लक्ष्यों को आप कैसे पाएं उसके लिए आपको प्लान करना चाहिए। और इसमें सबसे पहला लक्ष्य आपका होना चाहिए रिटायरमेंट का, जिसमें अक्सर हम सब चूक जाते हैं। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो हम अमूमन अपनी जिंदगी में 35 या 40 साल के बाद इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन कैसे आप इसको अपना पहला लक्ष्य बनाएं, इस पर लेंगे हमारे जानकारों की राय इस ब्रेक के बाद। इस पेशकश में आज हम लेकर आए हैं महाकुंभ, जहां पर हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्व के बारे में एक बार फिर से बता रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे जानकार जुड़े हुए हैं जो पहला कदम की इस मुहिम में हमारे साथ शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे रिटायरमेंट की। जी हां, आपकी सुकून भरी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद कैसे हो, कैसे इसके लिए सही प्लानिंग आपको करनी चाहिए, इस पर हम करेंगे चर्चा। शशि भूषण जी, पहला कदम में हमेशा हम कहते आए हैं और अभी तक हमने यही चर्चा की है कि अपने आर्थिक लक्ष्यों को लाइन अप कीजिए। रिटायरमेंट का एक ऐसा लक्ष्य है जो हमें अपनी सारी जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरी करने के बाद इसके बारे में हम सोचते हैं, याद करते हैं। कैसे आखिर में रिटायरमेंट की प्लानिंग करना गलत होता है? एब्सोल्युटली, बिकॉज जिंदगी का एक इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन दैट इनवेरिएबली इट हैज टू बी रीच्ड विथ सरप्लस। बिल्कुल। जैसा जितना हम एवरेज एक्सपेंडिचर का बिल्डअप करते हैं इन आर प्रोडक्टिव ईयर्स, वो एक हद पर पहुंच के वही हद पे रहने का एब्सोल्यूट डेफिनेशन दिखाता है। सो इफ दैट इज द एक्सपेंडिचर लेवल, यू नीड टू एंश्योर दैट द लाइफस्टाइल डजंट डिप्रेस फ्रॉम देयर। बिल्कुल। उसके लिए यू विल हैव टू बिल्ड अप इनफ कॉर्पस to ensure that gets the return in your retirement years. So easy to build, easy to climb, but to sustain and to maintain is very very important, for which the more the merrier and the earlier the better. बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए शशि भूषण जी ने। अनिल जी, मेरी लाइफस्टाइल पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहूंगी। मेरे रिटायरमेंट के बाद भले कितने भी साल हो, लेकिन महंगाई बढ़ चुकी होगी, हेल्थ इश्यूज,
हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत अनिवार्य चीज हो जाती है आपके रिटायरमेंट में। कैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल को पहले ही आंक लेना चाहिए और कैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए समय की अवधि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है? देखिए 60 साल की उम्र में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको टायर्ड होना है या रिटायर्ड होना है। अगर 60 के बाद भी आप थके हुए हैं, एक्चुअली ये हमारी सबकी कंप्लेन हो सकती है कुछ हद तक की, हमें काम करते हुए छुट्टियां नहीं मिलती, जो कुछ हम करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं कहीं मानसरोवर की यात्रा पे चले जाऊं महीना भर, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज आप रिटायरमेंट के लिए रखते हैं। ये सोचे, हम भी इत्तेफाक नहीं रखते कि आप ऐसा सोचेंगे। वैसे आप माने हम ये सोचते कि ये सब बहुत सारे काम हम रखते हैं कि रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट के बाद करेंगे। फिर तो रिटायरमेंट के बाद आपको सब काम करने, सिर्फ एक छोड़कर कि कमाई की चिंता छोड़कर, क्योंकि आपका उतना इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए कि रिटायर होने के बाद वो आपका ध्यान रख सके। तो ये प्लानिंग अगर आपने पहले कर ली तो बाकी आपकी सारी प्लानिंग सक्सेसफुल है। और नहीं तो फिर वही होगा, 60 साल में आप नाम के लिए तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन काम के लिए नहीं होंगे, तो करते रहना होगा। तो जितना जल्दी करें, जितना ज्यादा करें। अब ये आपको डिसाइड करना है कि मजे पहले कर लेने हैं पूरे के पूरे, या थोड़े बाद के लिए भी रखने। और एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, बाद के लिए ज्यादा चिंता करना जरूरी है, क्योंकि उस समय इस वक्त तो आप है ना थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं। अगर हम 14 घंटे काम करते हैं, 16 भी कर सकते हैं, 10 करते हैं, 12 भी कर सकते हैं, लेकिन हायर एज में वो सब होगा नहीं। तो काम अभी कर लें, अभी बचा लें, तो 60 के बाद बड़े आराम पाएंगे। बिल्कुल। हेमंत जी, यहाँ पर बहुत सारे लाइफ गोल्स में से रिटायरमेंट के साथ साथ लोगों को अमूमन लगता है कि हमारे बच्चों की शादी करवा देना, उनकी पढ़ाई लिखाई कराना अच्छी जगह, ये उससे भी बड़ा लक्ष्य होता है, जिसके लिए उनका निवेश का जो मेजर चंक है इन्हीं सब चीजों में जाता है। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो रिटायरमेंट का जो लक्ष्य है उसके लिए मैं कैलकुलेशन कैसे करूं? अगर मेरे पास 30 साल का समय है, 35 साल का समय है अपने रिटायरमेंट के लिए, तो कितना कम निवेश अभी से करना होगा? और मेरे पास अगर 15 साल रह गए हैं, या अगर मैं कहूं 10 साल रह गए हैं, तो कितना ज्यादा निवेश करना होगा? देखिए कविता, रिटायरमेंट प्लानिंग जो है एक्चुअली लॉन्ग टर्म का गोल है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि लॉन्ग टर्म का गोल है। क्योंकि जब आप यंग हैं तो आपको लगता है कि अभी क्या रिटायरमेंट के बारे में सोचना, बीच में तो मुझे बहुत कुछ पूरा करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मुझे जो मेरा प्रोविडेंट फंड कट रहा है, जो पीपीएफ में जो पैसा लगा रहा हूँ, या जो एक बहुत गलत सोच है। लोग आज भी यही सोचते हैं कि पीपीएफ का पैसा मतलब रिटायरमेंट का पैसा, और रिटायरमेंट का पैसा इसीलिए वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, वो कहीं और एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि जो भी मुझे पैसा लगेगा रिटायरमेंट के लिए वो वहां से आ जाएगा, क्योंकि वो बैठ के कभी कैलकुलेशन करते ही नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है कि ज्यादातर इन्वेस्टर जो है एक इन्वेस्टमेंट का पूल बनाते हैं। जब वो पूल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे गोल पूरे होते हैं। जैसे कभी वेकेशन पे जाना है, फिर बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, घर में कुछ काम करना है, या रिटायरमेंट है। होता क्या, आप वो पूल बनाया, आप उसमें हाथ डालते हैं, पैसा निकालते हैं, दूसरी बार हाथ डालते हैं, पैसा निकालते हैं, तीसरी बार डालते हैं, पैसा निकालते हैं। जब रिटायरमेंट का समय आता है आप देखते हैं खाली है, कुछ है ही नहीं बचा उसके अंदर। तो आई थिंक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर गोल को, जैसे हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की थी, हर गोल को इंपॉर्टेंस दे। हर गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज ए पेरेंट, हर पेरेंट चाहते हैं कि हमारे बच्चों की बेस्ट एजुकेशन हो, उनकी शादी अच्छे से हो, अच्छी लाइफ काटे, उनके पास प्रोटेक्शन हो, और हमारी रिटायरमेंट भी अच्छी हो। अनफॉर्चुनेटली हम उसके ऊपर ध्यान देते नहीं। तो 2-3 चीजें करनी है। 2 तरह के लोग हैं, एक तो ऐसे लोग हैं, दूसरे ये जो समझते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका जो एक मेजर जो इशू रहता है वो ये रहता है कि जो पैसा मेरा रिटायरमेंट का है उस पर मुझे रिस्क नहीं लेना। ये हम भूल जाते हैं। 2 तरह के रिस्क हैं, एक तो ये कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जाना नहीं चाहिए, दूसरा जो इन्फ्लेशन जो बड़ा रिस्क है उसको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर आज मेरा खर्चा 15,000 में चल रहा है तो मैं रिटायरमेंट के बाद, आज मतलब जो 20 साल बाद रिटायरमेंट है, वो लगता है उस टाइम में तो खर्चा वैसे ही कम हो जाएगा, अगर कम पड़ा तो मेरे बच्चे हैं वो मेरा ध्यान रख लेंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं। बट एक सिंपल सा कैलकुलेशन पकड़िए, किसी का खर्चा अगर 15,000 रुपए है, 25 साल के बाद अगर उनको रिटायर होना है, मैं बता रहा हूँ यही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप रखिए, तो 7% इन्फ्लेशन से वो 82,000 पर मंथ हो जाएगा। उसको कमाने के लिए आपको 1.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। उसको अचीव करने के लिए आज से आपको 12% का अगर मैं रिटर्न मान के चलूं तो 8,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। खर्चा आपका 15,000 नहीं रहेगा, खर्चा बढ़ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, समझिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट गोल है। जितना जल्दी हो सके वो शुरुआत कीजिए। जैसे हर्ष ने एग्जाम्पल दिया, 1,000 से भी आप 54 लाख का आप कॉर्पस बना सकते हैं। तो हर 1,000 जो आप जोड़ेंगे
उतना 54 लाख आपके कॉर्पस में वो ऐड होता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके शुरुआत कीजिए। दूसरा, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, ना कि सिर्फ ये सोचने के लिए कि मैं कुछ पैसा बना लूं और उससे मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन बीट नहीं करेंगे तो आपका जो पैसा है वो सिर्फ नंबर में बढ़ेगा, वैल्यू में नहीं बढ़ेगा। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखिए और समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, शायद जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट गोल। बिल्कुल। हर्ष, आपके साथ मैं फोकस करना चाहती हूँ इंश्योरेंस पर, जो कि रिटायरमेंट का एक बहुत ही ज्यादा अहम पहलू है। इसके बारे में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? रिटायरमेंट की जो हम बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंस पे मैं एक इनपुट देना चाहूंगा। आप एक इंसान को देख लीजिए जो 30 साल का इंसान है, जिनकी शादी हो रखी है और बच्चे भी शायद हो गए, तो हमारे कई गोल्स होते हैं। बड़ी गाड़ी का गोल होता है, बच्चों की पढ़ाई का गोल होता है, वेकेशंस का होता है, घर का होता है और फिर रिटायरमेंट होता है। सो अगर हम एक जर्नी देखें 30 साल से 60 साल की उम्र तक में, बच्चों की पढ़ाई का अगर हम देखते हैं तो हम अगर इकट्ठा कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एजुकेशन लोन का एक आपके पास एक ऑप्शन होता है। या आप अगर ओवरसीज बाहर विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उतना अगर आपके पास पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो आप अपने इंडिया में ही आप उनकी एजुकेशन भी करवा सकते हैं। या एजुकेशन लोन, जैसे मैंने कहा, गाड़ी लेनी है, आपके पास लोन का भी एक ऑप्शन है, जब आप गाड़ी ले सकते हैं। घर खरीदना है, लोन का ऑप्शन है। ये क्यों आपको लोन का ऑप्शन, बैंक आपके साथ में क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि आप कमा रहे होते हैं जी। लेकिन जब हम रिटायरमेंट पे पहुंचते हैं, आपको कोई बैंक लोन देगी आपके रिटायरमेंट के एक्सपेंसेस के लिए? नहीं देगी आपको। तो जब आप रिटायरमेंट पे जाके खड़े होते हैं ना, तब आप अचानक देखेंगे कि आप अकेले हो जाते हैं। उस समय अगर आप अपने लिए प्लान नहीं करके रखे हैं तो आप अपनी रिटायर्ड लाइफ कैसे जिएंगे? सो ये सवाल देखना है आपको। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा, गाड़ी आपको एक आपका गोल है, लेकिन आपके पास अगर फाइनेंशियल प्लानिंग फंड्स नहीं अवेलेबल है तो आप कार पोस्टपोन भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। रिटायरमेंट क्या आप चेंज कर सकते हैं? और आपके साथ उस समय कोई भी खड़ा नहीं होगा। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको अपने लिए करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ क्वेश्चन ये उठता है जो आपने पूछा कि इंश्योरेंस का रोल आपके रिटायरमेंट के साथ क्या है। सो वेल, हम ये जनरली कंफ्यूज करते हैं जब हम यंगस्टर्स से मिलते हैं या यंग अर्नर्स से मिलते हैं, कमाने वालों से, तो वही देखते हैं कि मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, वो मेरे रिटायरमेंट के लिए है। अब आपको ये समझना है कि जो भी प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं वो आपकी टाइमलाइन के साथ मैच करता हो। अब उदाहरण के तौर पे, आप अगर कोई कारण से आपको 2 साल के अंदर कोई पैसे चाहिए और आपने अगर इक्विटी मार्केट्स में पैसे लगाए तो आपने गलत काम किया है, क्योंकि इक्विटी शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होता है। बिल्कुल। उसी प्रकार आप अगर एक रिकरिंग डिपॉजिट में 30 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं तो वो भी बहुत बड़ी गलत प्रोडक्ट है जो आपने चूज किया है। वो एक बहुत बड़ी गलती है जो आपने की है। कारण ये है कि आप अगर 30 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो डेट एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो डेट अच्छा प्रोडक्ट है। हमने ये बात की कि आप कम से कम 1000 रुपया तो महीने का शुरू कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो हम क्या कहने की कोशिश करें, स्टार्ट अर्ली, कि आप जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। लेकिन एक मान लीजिए कि इंसान ने जल्दी शुरू तो किया लेकिन उसने गलत प्रोडक्ट में निवेश कर दिया, तो क्या उसका लक्ष्य पूरा होगा? सो स्टार्ट अर्ली, ये तो जरूरी है, लेकिन सही चीज करना भी उतना ही जरूरी है। तो स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट राइट। सो आप अगर 30 इयर्स के लिए कर रहे हैं, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में जो एक डेट बेस्ड प्रोडक्ट होता है उससे आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, सो इट्स अ रॉन्ग कॉल। आपको एक इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट में निवेश करना होगा जो इन्फ्लेशन से कई ज्यादा आपको कमा के दे। बिल्कुल। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूंगी, इंश्योरेंस के बहुत सारे पेंशन प्लान होते हैं, म्यूचुअल फंड के भी रिटायरमेंट प्लान है, हमारे पास पीपीएफ भी है, हमारे पास एनपीएस भी है। ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है, इंश्योरेंस, जैसा कि हर्ष ने भी कहा कि अमूमन लोग गलत तरीके से खरीद लेते हैं। इसकी जो जिम्मेदारी होती है बीमा की, आपको एक रिस्क कवर देने की होती है, आपको एक हेल्थ कवर देने की होती है, जिसको हम गलती से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे रिटायरमेंट या पेंशन के गोल को इंश्योरेंस के जरिए आप पूरा नहीं कर सकते? अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हम हर इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी अंदाज पे इंश्योरेंस का भी प्लानिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। भारत देश में अगर राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस देखा जाए कि एजेंसी जो होता था, एजेंट्स जो होते थे, वो प्रिस्क्राइब उनकी जो भी नॉलेज है उतना ही अंदाज पे प्रोडक्ट्स देते थे। बट आज एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है किसी का, कि आज 5 स्टार होटल में रहना चीपर होता है इफ यू टेक द डेली एवरेज कॉस्ट देन द हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट। सो इसलिए इवन इन इंश्योरेंस परचेज you have to have a solid plan, a solid advice taken prior to investing. Now, the government has also given the brokerages
द एब्सोल्यूट फोकस, इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो होते हैं उनको ये गाइडेंस दिया गया है कि it has to be advice backed. It is just not selling a policy to the customer. जी. So वो people have to recognize that and definitely take advice. Never buy an insurance because it is lower in cost. Never buy an insurance it is just because giving you some tax protection. जी. You should buy with a purpose. You should buy आपका expenses देख के measure करके you have to take. And insurance is also another challenge. Where the later you go, आप अगर एज होने के बाद चालू करें, the cost of insurance also cascades, बहुत बड़ा हो जाता है. So it has to be part of the financial planning, which Harsh was mentioning. It has to go in tandem and एब्सोल्युटली प्लान्ड. बिल्कुल. तो यहाँ पर रिटायरमेंट की प्लानिंग की जहां तक बात है, आपके पास निवेश करने के बहुत सारे विकल्प है, लेकिन इंश्योरेंस में रिटायरमेंट को लेकर आप निवेश ना करें. जहां तक आपके इंश्योरेंस की बात है, टर्म प्लान ले और एक हेल्थ कवर आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. लेकिन हम सिर्फ रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? पहला कदम का मकसद तो ये है कि आपकी जिंदगी का हर लक्ष्य, हर सपना पूरा हो, फिर चाहे वो रिटायरमेंट हो, बच्चों की पढ़ाई हो, शादी हो, आपका वर्ल्ड टूर क्यों ना हो. इसमें करेंगे बात हमारे जानकारों से इस ब्रेक के बाद. पहला कदम के इस महाकुंभ एपिसोड में हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके जिंदगी के हर लक्ष्य को आप पा सकते हैं सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए. तो हमने यहां पर चर्चा की कि रिटायरमेंट का गोल कितना अहम है, लेकिन उसी के साथ मेरे कई शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कई लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, साथ ही मेरी लाइफस्टाइल हैबिट्स ऐसी है जिस पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ. कैसे इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे सही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए? आपको हंसी क्यों आ रही है ये बताइए. आप उस यंग जनरेशन का हिस्सा है जी, जो आजकल ये सोचते हैं. और मैं मेरे बेटे से बात करता हूँ, उसके दोस्तों से बात करता हूँ, मालूम है वो क्या कहते हैं जी, कि जब हम मतलब दुनिया में नहीं रहेंगे, हाँ, और जितना पैसा हम पीछे छोड़ के जाएंगे, इसका मतलब है कि हमने उतना एक्स्ट्रा काम किया जो हमें नहीं करने की जरूरत है. राइट, ये आजकल की सोच है जी, लेकिन बात वही है कि ठीक है, चलिए आपने वो एक्स्ट्रा काम किया जो पीछे छूट गया, हाँ, नहीं करते तो चलता, लेकिन जब तक आप जी रहे हैं, हाँ, तब तक इन सब चीजों को, चाहे आपको दुनिया घूमनी हो, चाहे आपको डायमंड के, मुझे मेरे पैसे एंजॉय करने हैं, हाँ, बिल्कुल, मैं कैसे कर सकती हूँ? तो एंजॉय करने का तरीका ये कि आपको कब एंजॉय करने हैं और किस चीज में करने हैं. राइट. तो मेरी छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे कहीं पर बाहर जाकर पढ़ाई करनी है, मुझे बहुत एक्सपेंसिव वार्डरोब चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए. बड़े गोल्स तो है ही जिंदगी में. रिटायरमेंट का हमने बात की, वो सबसे अहम गोल है, लेकिन ये छोटे मोटे गोल्स भी होते हैं. क्या सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए मैं इसको अचीव कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं. इसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग है. बस आपको दो चीजों को मैच करना है. ओके. आपका गोल, आपकी बचत और आपका टाइम फ्रेम. इनफैक्ट 3 चीजें, ये तीनों मिक्स करके, तीनों को एक साथ कंबाइन करके अगर आप देखेंगे, आप ये कहेंगे कि मुझे डायमंड नेकलेस 2 साल बाद ही लेना है, हाँ, वो नहीं होगा शायद, हाँ, क्योंकि पहले आपको शायद पढ़ाई के लिए पैसे बचाने होंगे, बाद में आपको कुछ और चीज के लिए, घर के लिए, कार के लिए, फिर आप वर्ल्ड टूर की सोचें. ये डिपेंड करता है किसको क्या चीज पहले करनी है, हाँ, और जितना बड़े खर्चे की आप सोचेंगे उतना ज्यादा पैसा बचाना है. तो सिंपल है, आप 3 चीजों को मिक्स कर लीजिए. आपके पास समय कितना है, आपके पास पैसा कितना है, और आपको किस चीज में खर्चा करना है, फिर सब सेट है. बहुत सही बात की हेमंत जी. यहाँ पर अनिल जी ने प्राथमिकता दीजिए अपने लक्ष्यों को. लक्ष्य तो आपके बहुत सारे, आपने लिस्ट डाउन भी कर लिए हैं, लेकिन कौन सा पहले अचीव हो सकता है, कौन सा जरूरी है, किसको पोस्टपोन कर सकते हैं, ये कैसे हम समझे? देखिए कविता, इसके 2 पहलू हैं. एक तो जैसे हमने बात की, हमने अपने गोल्स को डिफाइन कर लिया, देख लिया हमें क्या क्या अचीव करना है, हाँ, पैसे को डायरेक्शन दे दी, हाँ, वही हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम रहती है. एक बार वो करने के बाद उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपने डिसाइड किया कि मेरा कुछ पैसा इक्विटी में जाएगा, कुछ पैसा डेट में जाएगा, सही प्रोडक्ट चुनना जी. काफी बार हम क्या करते हैं, हम डिसाइड तो कर लेते हैं क्या करना है, लेकिन प्रोडक्ट, जैसे हमने रिटायरमेंट प्लानिंग की बात की, अगर आपने वो फिक्स डिपॉजिट में कहीं पैसा डाल दिया और जहां पे पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको 5 या 6% मिल रहा है, तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हो. तो प्रोडक्ट चुनना बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए मुझे इक्विटी में डालना है. अब आपको इक्विटी की समझ नहीं है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सीधा डायरेक्ट स्टॉक में चले गए, हाँ, या फिर आप म्यूचुअल फंड में आ जाइए. म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? एक ऐसी व्हीकल जो आपको डाइवर्सिफाइड व्हीकल देती है, आपके जैसे हजारों लाखों इन्वेस्टर उसके अंदर है, और छोटी छोटी रकम जो आपकी 50 या 60 कंपनीज में डाली जाती है, डिफरेंट सेक्टर्स में डाली जाती है, डिफरेंट मार्केट कैप में डाली जाती है, जो आप छोटे अमाउंट से कभी नहीं कर पाएंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एसेट क्लास के सामने वो प्रोडक्ट को चुने जो आपको सही पोटेंशियल उसका फायदा दे सके. दूसरी बात, एक
स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टैक्स अवेयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। काफी बार हम टैक्सेशन को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आते हो, चाहे वो डेट है या इक्विटी है, एक तो उनके पास पोटेंशियल है कि आपको रिटर्न जो है वो ट्रेडिशनल ऑप्शन से ज्यादा दे। दूसरा, ये रिटर्न जो है वो टैक्स एफिशिएंट है। और बिलीव मी, टैक्स एफिशिएंसी जो रिटर्न्स की है वो काफी फर्क करेगी कि आपके हाथ में कितना पैसा आपने टाइम होराइजन के बाद आएगा। तो एसेट क्लास को चुनिए, प्लान कीजिए, सही प्रोडक्ट को चुनिए और कमिटेड रहिए टाइम होराइजन से। अनिल जी ने बात की टाइम होराइजन की। आपने डिसाइड किया 20 साल मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। बहुत समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है, आपको लगेगा क्या होता है। देखिए, जब आप प्लान नहीं करते हैं, जैसे ही मार्केट गिरा वहां से बाहर निकल गए। अगर आपने प्लान किया है और मुझे मालूम है मुझे 18 साल बाकी हैं, तो मैं आज की वॉलेटिलिटी से क्यों डरूं? तो डायरेक्शन मिलती है, कहीं ना कहीं आपको सही दिशा मिलती है इस तरीके से कि आप उस प्रोडक्ट में बने रहें, उस एसेट क्लास में। और एक्चुअली सिंपल लॉजिक ये है, जिस समय आपको ये लगे कि मेरा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट और मुझे निकलने का मन हो रहा है, डर लग रहा है, उस समय सवाल ये मत पूछिए, अगर आप हेमंत रुस्तगी आपके फाइनेंशियल प्लान रहे या हर्ष है, तो ये मत पूछिए कि मैं निकाल लूं क्या। सवाल को घुमा लीजिए, क्या और पैसा डालने का वक्त है। बिल्कुल सही। तो उससे काम हो जाएगा। दूसरी बात, जो आपने कहा कि बहुत सारे गोल्स हैं, कौन सा पहले करें कौन सा बाद में, इसका सिंपल फंडा है, जो गोल्स आपके प्रोडक्टिव हैं वो पहले कीजिए। जिनको पूरा करने में आपको वापस आगे कुछ फायदा होगा। सपोज आपको पढ़ाई के लिए खर्चा करना है, तो उसका कुछ फायदा होगा, वो पहले करना, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा लिमिटेड है, बचत लिमिटेड है, आप कितना बचा लेंगे, बचाने की भी लिमिट है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, जैसे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, उसका फायदा यही है, वो आपको बता देगा कौन से गोल अचीवेबल है, कौन से नहीं अचीवेबल है, अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक कौन सा है। उससे क्या होता है, 2-3 दिन अफसोस जरूर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ आएगी, चलो ठीक है ये नहीं कर सकते, बाद में कभी सोचेंगे। बिल्कुल, इसी में मैं आ रही थी। समय की अवधि के मुताबिक अगर आप निवेश करते हैं तो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, डेट और इक्विटी में आप कितना एक्सपोजर रख सकते हैं, वो हमें समझाइए। वेल कविता, सिंपल है, जो चीज आपको शॉर्ट टर्म में जरूरी है उसमें आप इक्विटीज में निवेश नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी चीज 1 या 2 साल के अंदर आपको खर्चा करना है, तो वो पैसे आप इक्विटीज में नहीं डाल सकते, क्योंकि इक्विटी शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होते हैं। अगर आपको 3 साल या 5 साल तक के पैसे चाहिए, तो आप एक एसेट एलोकेशन प्लान ऐसा बनाते हैं जिसमें आप थोड़ा इक्विटी कंपोनेंट भी लेते हैं, क्योंकि आपका 3 से 5 साल का होराइजन है। तो इस उदाहरण में अगर हम ले तो आप 20% इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं या 25% ले सकते हैं। अगर आपके 5 साल और 10 साल तक के गोल्स हैं, तो उसमें शायद आप इक्विटी कंपोनेंट बढ़ाते हैं, आप 50% भी इक्विटी की तरफ जा सकते हैं, 60% या 70% इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं, जितनी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज हैं। अगर 10 साल के ऊपर कर रहे हैं, तो आपका डेट पोर्शन उतना ही कम होना चाहिए, आपका 10-20% डेट होना चाहिए और बाकी इक्विटीज की तरफ होना चाहिए। एक मैं इनपुट और देना चाहूंगा, जब हम बात करते हैं खर्चों की, फाइनेंशियल प्लानिंग की, जो हमारे कई ऐसे खर्चे होते हैं जो सेविंग से कुछ लेना देना नहीं होता। मुझे खर्चा करना है, एक बड़ी गाड़ी लेनी है। वेल, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पर्पस है वो ये है कि आप अपनी सारी ख्वाहिशें एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप ऑब्टेन कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खर्चा कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सेविंग्स कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का ये मतलब नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट्स, हमें ये कहेगा कि आपको बड़ी गाड़ी लेनी तो आप 35 में मत लीजिए, 40 साल की उम्र में लीजिए, थोड़ा पहले बचा लीजिए, लेने के लिए मना ही नहीं है। एब्सोल्युटली, कारण ये है कि आप अपने पैसे के लिए मेहनत करते हैं, ये आपका हक बनता है कि आप उस पर खर्चा करें। सिर्फ है कि अगर आप पहले से शुरू करते हैं, जो आप फर्स्ट इनकम से ही शुरू करते हैं, तो छोटी राशि से आप अपने इन्वेस्टमेंट का जो भी मकसद है वो पूरा करते हैं। बाकी का जो हम बात करते हैं 10 to 20% आपको मैंडेटरी सेव करना चाहिए, बाकी 80% में आप अपने आप पे खर्चा करिए, क्योंकि वो आपका हक बनता है, आप उतनी मेहनत करते हैं। कई चीजें ऐसी होती है जो आप एक उम्र में ही कर सकते हैं। मान लीजिए हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आप जब तक आपकी उम्र साथ देती है तब तक आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट्स ही खाली करते गए, तो रिटायरमेंट के बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स अगर आपका शरीर काम नहीं करेगा तो आप एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। तो हर चीज का एक एलोकेशन करना, हर चीज का एक वक्त होता है जो आप उस समय ही एंजॉय कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो है वो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में वापस कह रहा हूँ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं होती, वो अपने पैसों को जिस तरह से आप चाहें उस तरह से स्ट्रक्चर्ड मैनर में खर्चा कर सकते हैं। युवाओं को पसंद आएगा आपका ये वाला लॉजिक। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मुझे ये बताइए, आप युवाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग तो आप छोड़िए, गोल्स लाइन अप करना छोड़िए, उनका महीने का बजट बनाना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। फ्रेश इन्वेस्टर्स, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को आप एक क्या रोड मैप देंगे? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए एक गवर्नमेंट का जो अपॉर्चुनिटीज है, पर्टिकुलरली ऑन द टैक्स फ्रंट, फर्स्ट अलाउंस इज दैट, बिकॉज आखिरकार खर्चा भी बहुत होते हैं। The younger you are, the more aspirations, the more are the expenses. So it will always compel you to spend more than what you earn. In fact, in one of my earlier discussions, I had mentioned to Anil ji कि average age जितना कम है उतना expenses इंडिया में ज्यादा है।
अगर 35 साल की एज के ऊपर देखेंगे तो सेविंग्स रेशियो इज ahead of 30% plus, and if you take that at 25 and less, it is -2%. So credit card पे जीना एक फैशन बन गया है. That people have to be very cognizant of. खर्चा has to be meaningful. Every rupee spent. आजकल क्या हुआ, मोबाइल पे बैठ के बस पे बैठ के, कार में बैठ के आपको उंगली दबा के खर्चा करने की आदत हो गया है. Easy expenditure ways available. So just think once before you get into that. Is it really worthwhile a purchase? एक बार आप सोचेंगे तो शायद आपका डिसीजन बेहतर होगा. So coming back to the subject, the first initial years में जो critical savings वो कर सकते हैं, that will, I think, because of the less availability of funds, he should try and focus on the tax planned products. As and when your income level goes up, your investable surpluses go up, you can actually get into more riskier or more return oriented, risk oriented, because in every phase risk and return are definitely in tandem. Okay, you cannot segregate that. So वो अपने क्षमता के मुताबिक लेना पड़ता है. As and when you progress, you can plan it. एक यंगस्टर्स के लिए एक सिंपल फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं. जो आपकी इनकम आ रही है उसमें से आप पहले ही 20% साइड में रख दीजिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए. आपका इनकम आती है, टैक्स तो कट ही रहा है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते. अपने सारे खर्चे आप जितने इन हैंड इनकम होती है उसमें से खर्चा पूरा मैनेज करते हैं. उस प्रकार आप एक 20% एडिशनली काट लीजिए और वो सेविंग्स की तरफ जाने दीजिए. बाकी जो बचता है उससे खर्चा करिए. सो ऑटोमेटिकली आपके खर्चे वो 80% के अंदर फिट होने चालू हो जाएंगे. तो एक फॉर्मूला, जो भी आपकी इनकम आती है 20% सेव करिए, 80% जो आपको खर्चा करना आप कर सकते हैं. क्लियरली. तो यहाँ पर हम अपने खर्चों को तो हमेशा प्लान कर लेते हैं, लेकिन हमारे लाइफ गोल्स को हम हमेशा मिस कर जाते हैं. आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी उम्र में हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप आर्थिक आजादी को पा सकते हैं, जो कि आपकी जिंदगी का, आपके लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा है. और यही मकसद है पहला कदम का, हमारी इस मुहिम का, कि हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की तमाम बारीकियों से रूबरू कराएं. तो आप सभी का शुक्रिया इस पेशकश में शामिल होने के लिए. और पहला कदम महाकुंभ के इस सेगमेंट में इतना ही. थोड़ी देर में हमारे साथ इस महाकुंभ में होंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल, और उनसे बात करेंगे CNBC आवाज के मार्केट डायरेक्टर अनिल सिंह भी. बने रहिए हमारे साथ.